हम लोगों को डाउट था ये ऐसा ना करें कि ये सनम को गैब कर दें। तो उसने मुझे बताया कि ये पापा ये 6 लोग हमें ज़बरदस्ती हमारी लेडीज सेल से निकाल के छत पे लेकर गए और हमें धमकाते रहे कि जी जब तक तुम मरियम से माफ़ी नहीं मांगोगी ये हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, ये देखो हम भेज रहे हैं। जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हैं, वो हमारे घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं। बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं कि क्यों जुल्म कर रहे हो? जो वो बीबी फार्म 47 वाली हैं, समझती है कि सारी ज़िंदगी उसने इक़्तिदार में रहना है तो वो करती रहे। कल कोई इक़्तिदार में नहीं होगी, साथ तो देना पड़ता है हर आदमी को। ये जो करना चाहते हैं और हम इसको आखिरी हद तक जाएंगे और जब हमें मौका मिलेगा तो हम अपना हिसाब भी बराबर करेंगे। ये कोई गलतफहमी में ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब के साथ। आप सब जानते हैं कि किन मुश्किलात से ये ख़ानदान गुजरा है। सनम जावेद और उनके बच्चे और हत्ता के उनकी बहन भी हैं फलक, वो भी इसी तरह से मुश्किलात से गुजर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके केसेस की नौइयत क्या है, आखिर क्यों नए से नए केसेस बन रहे हैं और क्या वजह है कि अब तक उनको रिलीफ उस तरह का नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आसामा, आप खैरियत से हैं? आपके आने का शुक्रिया। सर आपका वक्त देने का शुक्रिया इतने मुश्किल लम्हात में, इतने मुश्किल वक्त में। नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि अब मसला क्या रह गया है? अब तो एक मजाक बन गया है कि पता नहीं सनम जावेद के पास कोई उड़न खटोला था या कुछ जादू था कि वो मुख्तलिफ शहरों में भी फिर रही थी। पहले तो लाहौर में ही चंद मिनट में वो कई किलोमीटर का सफ़र तय कर रही थी और हर जगह जाकर आग लगा रही थी। अब वो दूसरे शहरों तक पहुंच गई थी। ये क्या चक्कर है? ऐसा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पहले दिन जो हमें पता चला, मैं टीवी देख रहा था, मेरी मिसेस टीवी देख रही थी, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन करके बताया कि सनम को लिबर्टी चौक से पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं और सनम उनके साथ चल के जा रही है और वो गाड़ी में बैठ रही है। मैं क्या वो उसके साथ और कौन है? उन्हें कोई भी नहीं है। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने रश किया, घर गया, मिसेस को लिया, मैंने कहा आपने कहाँ देखा है? उन्होंने कहा लिबर्टी में। फिर हमने थाने ढूंढने शुरू कर दिए। रात 1 बजे तक हम थाने ढूंढते रहे कि जी उसको लेके कहाँ गए हैं। यानी हम लोग 7-8 घंटे लाहौर के सारे थाने जो हैं वो देखते रहे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसको कहाँ ले गए हैं। हाउएवर रात को कोई 1 बजे के करीब हमें ये पता चला कि उनको डिफेंस भी थाने में रखा हुआ है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने उन्हें कहा कि जी आपको जी सुबह बात होगी। मैं कहा जी अच्छा, मैं मुझे कंफर्म कर दो कि सनम आपके पास है। उन्होंने कहा जी हाँ है, आप समझे है, सुबह बात करेंगे। मैं दूसरे दिन सुबह गया, उन्होंने जी हमने जेल भेज दिया। मैं कहा जी क्यों भेज दिया, क्या किया उसने? तो कहते जी वो डीसी साहब ने उसकी डिटेंशन ऑर्डर जारी किए। मैं कहा ठीक है, मैं डीसी साहिबा के पास ऑफिस में गया। मैं कहा जी किस चीज़ के ऑर्डर्स हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमने उसे 30 दिन के लिए डिटेन किया है। मैं कहा जी उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं उन्होंने कहा कि जी हमें उसकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उससे ये ख़तरा है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं कहा भी वो शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द PTI। वो सोशल मीडिया में तो कोई भी आदमी, किसी की भी फॉलोअरशिप है, जिसकी फॉलोअरशिप होगी आप उसको पकड़ के बंद कर दोगे। कहते नहीं जी हमें तो उसे बंद रखना है 30 दिन के लिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा है। मैंने जब उसने मुझे ये कहा तो मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि जी आप मेरी बेटी को कैसे डिटेन कर सकते हैं। उस पर वो शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी अप टिल दैट डेट। इवन 14/12/2023 तक शी वाज नॉट द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, शी वाज जस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। उसने कहा जी हमने तो कर दिया है। मैंने रिट की और हाई कोर्ट ने उनका वो ऑर्डर जो है सेटिसाइड कर दिया। और जब उन्हें सेटिसाइड किया साथ ही उन्होंने उसको वापस ले लिया, खुद ही डीसी ने भी। तो हम लोग रात को, मैं 13 तारीख की रात को गया उधर, 3 दिन लग गए सारे अमल में। मैंने लाहौर जाके कोट लखपत जेल से उसे लिया। जब मैं बाहर लेके आ रहा था तो बाहर कोई 300-400 पुलिस वाले खड़े थे और बाकी लोग भी खड़े थे। उन्होंने उसे फिर किडनैप कर लिया। एक लड़की के लिए 300-400 मेन पुलिस वाले और कम से कम 50 लेडीज़ पुलिस वाले। और उस वक्त मैंने उस जो DSP था, मैंने उसको कहा आपके पास कोई गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स हैं? उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं, हमें तो कहा गया उठा लाएं, बाकी बाद में देखेंगे। मैं कहा जी किस कानून के तहत? मैं उसकी बात रिकॉर्ड कर रहा था अपने सेल में, उसने मेरा सेल छीन लिया, सेल फ़ोन छीन लिया। मैंने उसके हाथ से दोबारा छीनने की कोशिश की तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तो उसने मेरे से, सनम मेरे पीछे खड़ी थी, तो मैंने उसे धक्का दिया कि आप पीछे होकर मेरे से बात करो।
मेनवाइल उसने इसी छीना चपटी में उसके नील लगे, मेरे यहाँ पे काफ़ी बड़ा ज़ख़म आ गया और पीछे से सनम भी हल्का सा निशान जी था हाँ पड़ा है जी, जख्म। इधर ही लगा था। तो वो पीछे से जो लेडीज़ थी वो सनम को ज़बरदस्ती खींच के ले गई। तो हम लोगों को डाउट तो था पहले ही। तो मैंने सनम के खामंद को और अपने बेटे को और बाकी बहुत सारे लोगों को रेडी रखा था कि ये ऐसा ना करें कि ये सनम को गैब कर दें हमें, क्योंकि उन्हीं दिनों इमरान रियाज साहब के हवाले से इशू चल रहा था कि जी उनको गैब कर दिया। तो उनको लेके जब ये वहाँ से गए हैं तो मेरे बंदे जो हैं वो गाड़ियों में और मोटरसाइकिल पे उसका पीछा कर रहे थे। ये उसको कोई 3, साढ़े 3, 4 घंटे लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पे लेके फिरते रहे। कभी बरकी ले जाते थे, कभी उसको डिफेंस के एरिया में ले गए, कभी घुमा के कहाँ। फाइनली वो 3-4 घंटे घुमाने के बाद उसको उन्होंने चूंग थाने में ले गए, उन लड़कियों को साथ, बाकी लड़कियों के साथ भी। तो रात को जब वो वहाँ सेटल हो गए तो हमने अपने बंदे बाहर बिठा दिए, 8-10 बंदे बिठा दिए कि अगर ये रात को किसी तरह भी इनकी मूवमेंट हो तो आप हमें पता होना चाहिए। दूसरे दिन जाके मैंने उसे SHO से पूछा कि आप क्या इशू है, आप क्यों लेके आए हो। कहता है जी हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो किसी मुकदमे में ना मतलूब है। मेनवाइल DSP भी आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपके पास इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है। उन्होंने कहा जी कोई नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर आपने उसको बंद क्यों किया हुआ है। कि जी ये हम आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप एक आदमी की लाइबिलिटी ले रहे हो, आप उसको उठा के ले आए हो, लेडी है, उसको बंद किया हुआ है आपने। सारी बात होते होते उन्होंने कहा जी नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप शाम को आइएगा, शाम को देखेंगे बात। मैं शाम को गया तो पता चला कि जी SP साहब आए थे कोई, उन्होंने आके उससे इंटरोगेशन की, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से बाज आती हो या आपको हमने करना है। उन्होंने कहा मैं अपनी ज़ुबान बंद नहीं करूँगी, मेरा जो दिल चाहेगा बोलेगा, आप मुझे बताओ, आप मैंने कोई गैर कानूनी बात की है तो मुझे बताओ। नहीं जी गैर कानूनी नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरे दिन तक हम इंतज़ार करते रहे कि ये हमारे साथ बैठ के बात करें। जब नहीं की तो मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि जी इन्होंने उसको गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा हुआ है और उसको वजह वो कह रहे हैं कि उस पर कोई मुकदमा नहीं है तो उसको क्यों अगवा किया है उन्होंने वहाँ से। वो जो SHO था उसको कोर्ट ने तलब किया, उसने जाके वहाँ स्टेटमेंट दे दी, जबकि हमारे पास कम से कम 100 गवाह मौजूद थे कि वो चूंग थाने में है। हमारी उसकी वीडियो मौजूद थी। हमने जज साहब को बताया कि जी हमारे पास वीडियो हैं, हमारे पास 100 एविडेंस हैं। एक आदमी आके कोर्ट से झूठ बोल रहा है SHO कि मेरे पास नहीं है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप काइंडली ऑर्डर करें कि जी वहाँ पर वो जाके देखें, कैमरों से पता चल जाएगा। तो वो जज साहब की रेपुटेशन जो है वो ये है कि वो नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, उनके भाई कोई MNHM नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो लिबर्टी लेने क्या गई थी। मेरा जो वकील है हारिस, वो भी कुछ बैरिस्टर हारिस, उसने आगे उनको रूट जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान की शहरी है और वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके किसी भी जगह जा सकती है, क्या लिबर्टी में पाबंदी लगी है। उन्होंने कहा तुमने मुझे ये जवाब क्यों दिया। उन्होंने कहा जी आपने ये सवाल क्यों किया। तो उसने कहा जी मैं तो ये पूछ रहा था, वो वहाँ फूल बेचने गई थी। उसने आगे से कह दिया कि जी आपके घर वाले फूल लेने गए होंगे तो उसने उनको बेचे होंगे। उस पर यह किया कि उन्होंने मेरे वकील को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया कोर्ट ने, और उन्होंने कहा जी नहीं हम सुनते केस ये है वो है, जैसे रिएक्ट करते जैसा कि उसका कोई तुक ही नहीं बनता। एक आदमी जज की कुर्सी पे बैठ के उसको ऐसा रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए उसको। हम ये कह रहे हैं कि जी अगर SHO ने गलत स्टेटमेंट दी है, वी कैन प्रूव इट, हमारे पास वीडियो मौजूद हैं। हमारे एक आदमी कह रहा है ना उसके पास नहीं है, मेरे पास 100 बंदे मौजूद हैं, पढ़े लिखे अल्फन, हम कहने के लिए तैयार हैं। इवन हारिस जो वकील है वो 4 दफ़ा जाके वहाँ उससे मिल के आया। हारिस ने कहा जी मैं 4 दफ़ा मिल के आया हूँ। कोर्ट नॉर्मली वकील की स्टेटमेंट्स को ऑनर करती है और वकील कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट के लिए खुद स्टेटमेंट नहीं देते, ठीक है। उसने रोज पेश होना है जज के आगे, एक बार झूठ बोलेगा तो जी हाउएवर वो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। फिर उन जज साहब जो उनकी जो एसोसिएशन है वो इन्वॉल्व हो गई, भोन साहब आ गए और फिर जज साहब ने अंदर जाके उससे कहा कि मैं तुम्हारा जुर्माना वापस कर रहा हूँ। जी मेरा जुर्माना तो वापस कर रहे हैं, मेरी तो क्लाइंट है, उसका तो राइट्स आपने सारे कर लिए। उन्हें भाई ऐसा ही होगा, मैं ऐसे ही करूँगा। हम खामोश हो गए। हमने दूसरे दिन फिर एक और रिट दाखिल कर दी
कि जी ये इसने SHO ने झूठ बोला है, आप IG साहब को तलब करें। अगर SHO कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो बतौर IG उसको पता होना चाहिए कि वो जब उन्होंने जेल से बाहर से 500 बंदों के साथ उठाया, उसे 400 पुलिस वालों के साथ उठाया है, तो कहाँ लेकर गए। जज साहब ने जब IG साहब को कॉल किया 17 तारीख को पेश हों, तो IG साहब आके वो जो हैं क्यानी हॉल है उसमें बैठे रहे, कोर्ट में नहीं आए। हमें इतला मिल गई कि वो बैठे हुए हैं को आके। हमने अपने पॉइंट आउट किया अपने उनसे कि जी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। 10 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा जी 11 बजे तक IG साहब आए। 11 बजे भी IG साहब तशरीफ़ नहीं लाए। 12 बजे कर दिया गया, 12 बजे भी IG साहब तशरीफ़ नहीं ले आए। फिर 12 बजे के बाद उनका एक सबॉर्डिनेट आता है और वो आके कोर्ट को बताता है कि जी हमने उसकी गिरफ़्तारी डाल दी है 96 में और उसको ATC कोर्ट में पेश कर दिया। हाँ, एक सरकारी तौर पर एक तरह से उतनी तरह अगवा था। अगवा आपने 24 घंटे पेश नहीं किया, ना बता रहे हैं कि क्या मुकदमा। 13 तारीख से माँ को 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक उसको इन्होंने गैब रखा और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। जब हमने हाई कोर्ट में 2 दफ़ा रिट की तो उन्होंने उसकी इनलीगल कस्टडी क्वेश्चन नहीं किया गया। हमने हाई कोर्ट में पीटा कि जी चलें, आज इन्होंने उसको डाल दिया, आज इन्होंने ATC कोर्ट में जाके उसको 96 में डाल दिया। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये कोर्ट को आके इनका SHO ये स्टेटमेंट देता रहा है कि वो मेरे पास नहीं है। आज IG साहब को कहाँ से मिली थी, कहाँ थी, किसकी कस्टडी में थी, कैसे कोर्ट में गई। उन्होंने कहा जी जाएं जी, अब आप वो ATC में चले जाएं, वहाँ से आपको। जब हम ATC में पहुँचे तो हमें हमारे पहुँचने से पहले ये बताया गया कि जी उसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया। और हैरत अंगेज़ तौर पे ये हुआ कि उसको फ़िज़िकल रिमांड और आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम पर 31 दिन तक जेल में बंद रखा गया, उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो गिरफ़्तार हुई थी। ना उसको हमें मिलने दिया गया। उसने 31 दिन जेल का खाना खाया और वो इतने लाड में पली हुई बच्ची थी कि वो जब अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती थी तो टेलीफोन करती थी कि मैं घर आ रही हूँ, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मई के दिनों में उसको 31 दिन तक ना हमसे मिलने दिया गया, ना हमारी तरफ से हमारी उसके पास कोई एक्सेस थी। 31 दिन के बाद उसने जब हमारी मुलाकात पहले दिन हुई तो उसने मुझे बताया कि ये पापा, ये 16 की रात को जब SHO ने झूठ बोला था कोर्ट में, तो ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के ऊपर ले गए, मुझे और एक और लड़की को, और ये हमारी वीडियो बनाते रहे। 6 लोग हमें ज़बरदस्ती हमारी लेडीज़ सेल से निकाल के छत पे लेकर गए और हमें धमकाते रहे कि जी जब तक तुम मरियम से माफ़ी नहीं मांगोगी, ये हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, ये देखो हम भेज रहे हैं। वो नानी कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रही है, मतलब उनके बकौल। मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता कि आया ये इंस्ट्रक्शन मरियम ने दी थी या नहीं दी थी। ये बात मैं ये बात मैं आपके साथ नहीं कर रहा। जब दूसरी दफ़ा उसको डिटेन किया गया, जब हमें ये बाकर नचवी साहब की अदालत से ये कहा गया कि जी आप अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके होम सेक्रेटरी को दें। होम सेक्रेटरी ने एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की जिसमें होम सेक्रेटरी ऑफिस, IG प्रिजनर, IG प्रिजनर, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर, एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी, ये चारों लोग थे। 3 DSP थे, सारे लोग थे। मैंने उनकी मौजूदगी में कहा कि ये लड़ाई अब पॉलिटिकल नहीं है। मेरी बेटी को विक्टिमाइज़ किया गया, मेरी बेटी को किडनैप किया गया, मेरी बेटी की आप लोगों ने इंसल्ट की है, उसकी ज़बरदस्ती वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं और उसे ये कहा है आप लोगों ने कि ये मरियम के कहने पे कर रहे हैं आप लोग। जब तक इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, अब ये बात ख़त्म नहीं होगी। मैं इसके लिए आखिरी हद तक जाऊंगा और हम आखिरी हद तक जाएंगे। अब जो भी होगा, अभी भी आज भी मैं मिला हूँ उससे, आज भी वो कह रही है कि जी मुझे अंदर ये पैगाम दिया गया कि जब तक तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो तुम अंदर रहोगी। और मैंने उन पैगाम देने वाले को कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितने दिन अंदर रहूँगी अल्लाह की तरफ से लिखा होगा और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं हिसाब बराबर करूँगी। उसने ऐसे लगता है कि जैसे मरियम नवाज साहबा तो वज़ीर आला बन गई हैं, ऐसे पर्सनल हो गई हैं इस केस में। कहीं ये तो नहीं कि इलेक्शन लड़ने का ऐलान पहले हो गया कि सनम जावेद इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, एक मामूली लड़की, हम अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इक़्तिदार, कहीं वहाँ से मसला ख़राब हुआ? नहीं उसामा, ये इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है।
बैकग्राउंड ये है कि सनम कभी भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, ना उसको किसी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना था। ज़ाहिर है बहुत लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं यूथ वाले, जो यंग पीपल्स हैं, वो इमरान खान को एज ए हीरो पसंद करते हैं। वो भी पसंद करती थी कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से। वो मैच होता था, वो कॉलेज नहीं जाती थी, मैच देखती थी। तो वो जब उनको नो कॉन्फिडेंस के तहत बाहर निकाला गया, तो एक जो माहौल बना उसमें वो समझती थी कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। वो बाकी यूथ के लोगों के तरह वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी, मीडिया पे सपोर्ट कर रही थी। मुझे एक शिकायत भी मिली जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उनकी तरफ से, कि जी मरियम के बारे में सनम जो है उसने कुछ लूज़ टॉक किया। तो क्योंकि वो दोनों मरियम, सनम भी और फलक भी शादीशुदा हैं, दोनों एक ही घर में ब्याही हुई हैं, और वो तकरीबन 17-18 साल पहले, उनकी 16-17 साल पहले शादी हो गई थी दोनों की। तो मैंने उनको बुलाया, सनम को। नॉर्मली मेरा कोई अटैचमेंट नहीं थी इमरान खान साहब को, मैं इमरान खान साहब को कभी भी एज पॉलिटिकल लीडर एक्नॉलेज नहीं करता था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के 5 जनरल हैं और 4 जजेज़ हैं, उन्होंने सिविल लीडरशिप को गंदा करने के लिए प्लांट किया। और ये शुरू में जो आपके इंटरव्यूज आए उनमें इमरान खान पर शदीद तनकीद भी। यस, मैं अब भी ये मैं देखिए जी, ज़ाहिर है मेरी इमरान खान साहब से कभी कोई ज़ाती मुलाकात नहीं थी। मैंने भी पब्लिकली और जो कुछ सोशल मीडिया पे था उनके बारे में वही सुना हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं COD के बाद ये समझ रहा था कि जो ज़ियाउल हक का पैदा किया हुआ गंद है सियासत का, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली, इसको अकल आ गई होगी COD के बाद। लेकिन और ये जो इमरान खान साहब हैं ये गलत कर रहे हैं, ये सिविल लीडरशिप को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको आगे लगा के पूरी जो सिविलियन लीडरशिप है उसको गंदा कर रही है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैं शुरू से स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमत करने का हक़ सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है, और फ़ौज का कोई काम नहीं है वो कानून साजी में, पॉलिसी साजी में, फ़ॉरेन रिलेशंस में। इवन कायदे आज़म का कहना है कि जी आपका काम ही कोई नहीं, आपकी एक ड्यूटी है वो आप करें। सिर्फ गवर्नमेंट बनाना, सोचना लोगों का काम है और सिविलियंस का काम है। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैंने 1988 में साउथ एशिया में टॉप किया था यूथ लीडरशिप में। तो उस वक़्त मैंने बिल्कुल शौरी तौर पे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था एज लेफ़्ट विंग पार्टी, क्योंकि उस वक़्त पीपल्स पार्टी को एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी कंसिडर किया जाता था। हम लोग लेफ़्ट विंग के लोग थे। हमारा ये आइडियाज़ थे कि सिविल रूल बाहर होना चाहिए, अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये है वो है। लेकिन वो नहीं हुआ। 2007 में बीबी की शहादत के बाद आई डिसाइडेड कि क्योंकि जब इस पीरियड में आई वाज द टाउन नाज़म कैंडिडेट, जब मुझे बुला के वो एक साहब होते थे जो मिलिट्री ISI के पॉलिटिकल विंग को डील करते थे, मेजर सैफ, उसने बुला के मुझसे कहा कि जी ये कर ले। मैं कहा जी सॉरी, मैं नौकरी करने के लिए सियासत नहीं करना चाहता, मैं सियासत लोगों के हकूक़ के लिए कर रहा हूँ। अगर आपने मुझसे ये तोक़ो कही है तो सॉरी, मैं सियासत ही नहीं करूँगा, मगर ये कोई तरीका नहीं है सियासत का। वहाँ से आपने मैंने सियासत से कहा कि जी अब भी मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से ज़रूर है, लेकिन मैं आज की पीपल्स पार्टी की सियासत से एग्री नहीं करता, इत्तफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी में और नून लीग में अगर कोई पॉलिटिकल फ़र्क नहीं रह गया, अब वही कुछ नून लीग कर रही है, वही पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर बूट पॉलिश करके आपने इक़्तिदार में आना है तो फिर अवाम तो गए, मंशूर तो आपका कहीं नहीं रह गया। अभी तो ये बात भी हो रही है, अब तो सब साफ ही कह रहे हैं कि हमेशा नून लीग जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो उसका अंदाज़ और होता है। इक़्तिदार मिलने के बाद अब साफ़ियों के ऊपर भी, जजों के ऊपर भी वही कुछ हो रहा है। तो आपको लगता है जजेस पर दबाव की वजह से सनम जावेद को रिलीफ नहीं मिल पाता, ज़मानत होती है फिर गिरफ्तारी हो जाती है, ये सारा एक सर्कल चल रहा है और ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो इसमें हौसला किस तरह आता है? आपके फैमिली, आपके दोस्त, अहबाब, आपके देखिए उसामा, बात ये है कि हौसला, आप ज़ाहिर है मैं एक बाप हूँ, मैं कुछ स्टील का तो बना हुआ नहीं हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉट ऑफ फिज़िकल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, बट मैं अल्लाह पे तवक्ल करता हूँ। मैं किसी आदमी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, नून लीग में भी थे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोग हैं, कॉमन फ्रेंड्स बहुत से हैं। जब भी मेरे से किसी ने बात की है मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं करूँगा,
उसकी वो उसका अपनी चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। वो बार बार इनको कहती रही है कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, करती रहूँगी, कोई आदमी मुझे ज़बरदस्ती नहीं हटा सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगी। उसने यहाँ तक कहा, उसने इवन एक जज साहब जो उसे को बैठा के उसे मशवरा दे रहे थे कि बीबी छोड़ो, आज अभी ये इस तरह करो तो मैं तुम्हें, उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें, आप मुझे, आपका काम ये नहीं है कि मुझे ये मशवरा दें कि मुझे क्या करना है। आप अपनी सीट पे बैठ के देखें कि मैंने जो किया है, अगर वो जुर्म है तो उसके मुताबिक कार्रवाई करें, आप मुझे पॉलिटिकल एडवाइस ना दें। तो वो जज साहब उसके बाद चुप करके बैठ गए। क्योंकि यहाँ तो जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्योंकि हम तो अगर कुछ जमानत देंगे तो आपको छोड़ना किसी। उन जज साहब का भी यही कहना था कि जी छोड़ो, क्या ज़रूरत है, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, जो वो मेरे साथ करेंगे मैं उसको देख लूँगी। अब मैं भी रोता हूँ, लेकिन अपने अल्लाह के सामने रोता हूँ। सुबह उठता हूँ तहज्जुद के वक्त रोता हूँ, उससे कहता हूँ अल्लाह मैंने ये कुछ नहीं किया था, मेरी बेटी ने ये कुछ नहीं किया, लेकिन ये हो रहा है हमारे साथ। मैं तेरी रज़ा पे खुश हूँ, जो तू करेगा मैं तेरे, लेकिन मैं पाकिस्तान के किसी शख्स, खा वो जरदारी साहब हों, खा वो आसिम मनीर हो, खा वो काजी ईसा फाइज़ हों, या कोई शख्स हो, उसकी कोई बात मानने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका फ़ैसला मेरी बेटी करेगी कि उसने क्या करना है। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे मेरे पास हैं, अल्लाह देखें, उसका खामन उसका खामन जो है वो भी 7.5 माह जेल में रहा। हम लोग उसके बारे में, प्रोफेसर है, वो पढ़ा लिखा है, ACA है, और हम ये तो भी नहीं कर सकते। वो इतना डरपोक आदमी है हमारे ख्याल में कि अगर वो इलाके में कहीं पुलिस आ जाती थी ना, तो वो कहता था मुझे वो खान साहब कहता है, खान साहब उधर पुलिस आ गई तो मैं क्या आने दो, तुम्हारा क्या लेती है। कहता खान साहब वो कोई गड़बड़ है। तो हम ये सोच रहे थे जिस दिन वो पकड़ा गया है तो ये तो एक रात के बाद बेचारे का कहीं हार्ट फेलियर ना हो जाए। उस आदमी ने 7.5 माह बड़े हौसले से जेल काटी। अब वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं कहूँगा, जो उसका दिल करता है वो करे। तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। मैं आज भी, मुझे सनम ने कहा कि मुझे ये मैसेज दिया गया है मेरे पे। अब सनम 9 मुकदमात में गिरफ़्तार होके 2 में वो डिस्चार्ज हो चुकी है, 6 में वो बेल पर है, 2 दफ़ा उसका डिटेंशन ऑर्डर है। उसका जो 10वां मुकदमा है उसमें मैंने कल बेल की एप्लीकेशन डाली हुई है। अभी उस 10वें मुकदमे की बेल नहीं हुई और उसके ऊपर 11वें मुकदमे की तैयारी है, जो कि हमें बता दिया गया। और बताने वाले सरकारी लोग हैं, वो बड़े आराम से कहते हैं वो जी साडा कोई कसूर नहीं, उत्ते वाले कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम मेरे लिए जो प्रॉब्लम आ रही है और जो सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसको देखते हुए मुझे आज हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के कुछ फैक्ट पेपर्स आए मुझे भेजे के मैंने पढ़े। तो मैं सोच रहा था आज के हालात और उस वक्त के हालात कितने मुश्तरका हैं, एक जैसे हैं। इन लोगों ने उस रिपोर्ट के जो तजवीज़ें हैं या डायरेक्शंस हैं, उसमें से अगर एक पर भी अमल किया होता तो ये मुल्क इस क्राइसिस में ना होता आज। बच्चों को कैसे आप संभालते हैं? आपकी अहलिया पर ज़ाहिर है कि काफ़ी प्रेशर है, लेकिन वो ऐसा है कि बच्चे क्योंकि हमारे साथ वालिद के तुम मिलना, अब नहीं, वालिद हमारे साथ नहीं रहता। वालिद को अभी भी अब वो वालिद उनसे मिल लेता है। अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे शॉकिंग बात है कि हमें पहले 8-7 मुकदमात में ये पता ही नहीं था कि सनम पे चार्ज क्या है। पहले मुकदमे में 96 में ऐसे अक्लमंद लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो उसको रखना चाहते हैं, उसको 36 दिन के बाद जेल से निकाल के एज़ पर 10 ज़िमनी, जो सरकारी ज़िमनी लिखी गई है, उसको 36 दिन के बाद वो जेल से लेके जाता है इन्वेस्टिगेशन वाला, और जना हाउस के बाहर लेके जाता है। जना हाउस के बाद से वो उसको वो वाले पत्थर भी उठा के देती है कि ये वाले पत्थर मैंने मारे थे और ये डंडा मैंने यहाँ रखा हुआ है। कोई बाशऊर आदमी ये बात मान सकता है या सोच सकता है कि एक फ़र्ज़ करें एक डंडा था, वो 36 दिन के बाद मॉल ऑफ लाहौर का जो ग्रीन बेल्ट है उस 36 दिन के बाद उधर ही पड़ा हुआ था, और वो पत्थर जो उसने मारे थे वो वहीं रखे हुए थे उन्होंने, ताकि सनम से हमने रिकवर करनी है। उसके बाद ये हुआ, उस केस में उसको 3 महीने इन्होंने
पहले कभी इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं आ रहा, कभी इंस्पेक्टर गायब है, कभी उन्होंने स्पेशल सनम के लिए एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। वो जी प्रोसिक्यूटर साहब 6 तारीखों पे नहीं आए। उसके बाद जब फाइनली 3 महीने के बाद उसकी ज़मानत होती है तो बाहर आते ही उसको उठा लेते हैं। मैं हाई कोर्ट में रिट कर देता हूँ कि जनाब इन्होंने फिर वायलेशन किया है। हाई कोर्ट में कहता हूँ कि जनाब मुझे बताया जाए कि मेरी बेटी पे टोटल केसेस क्या हैं। वहाँ पर AIG ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, पंजाब गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने 19 की 19 एजेंसीज को फ्रीक बनाया। वहाँ पे AIG लिख के देता है कि जी सनम जावेद पे एक केस जिसमें उसकी ज़मानत होगी 96, और दूसरा केस जिसमें अब हमने उसको गिरफ़्तार किया है 109, उसके अलावा और कोई केस नहीं है। मैंने 109 में उसकी ज़मानत करवाई होती है। जब ये हाई कोर्ट में लिख के दे देते हैं तो मैं उसकी रोपकार जमा कराता हूँ, उसको बाहर लेके आता हूँ, फिर उठा के ले जाता हूँ। अब तो कह रहे हैं जुडिशरी खड़ी हो गई है और जिस ख़त के मामले के बाद जजेस बड़े अब दबाव को बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो मतलब कह रहे हैं कि अब हम दबाव नहीं लेंगे। उसके बावजूद अभी तक आपको नहीं लगता? नहीं, अब देखिए ना आसम, या शर्मिंदगी होती है दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन में जो लोग ये वो लोग जब हमारे पास आते हैं ना, जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हैं, वो हमारे घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, आंखों से आंसू गिरा गिरा के रो रहा होता है वो इन्वेस्टिगेशन वाला। एक बंदा फिजिकली हाथ मेरी टांगें दबा के रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं क्या, क्यों जुल्म कर रहे हो? अब मुझे तुम अगर ये बता रहे हो कि जुल्म हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन तो तुम कर रहे हो, लिख दो कि ये गलत है। नहीं, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चे तो नहीं मरवाने। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफसर। अब आप अगर इस तरह इस मुल्क को चलाना चाहते हो तो नहीं चलेगा। तो मैंने उसे कहा कि यार तू अपने बच्चों की हिफाजत कर, जो तू और मैं देख लूँगा। जाहिर है मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी और इसका नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है कि जो जनरल पब्लिक है या पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ये समझ रही है कि पाकिस्तान के सारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो सब ठीक ठाक हैं, वो सिर्फ अंडर प्रेशर, एक अदारे के अंडर प्रेशर है, और सारी जो नफ़रत ट्रांसफ़र हो रही है वो उस अदारे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आदमी, मैं नहीं मानता कि IG जो है उसको किसी सेक्टर कमांडर का इतना दबाव होना चाहिए। IG 22वें ग्रेड का आदमी है, और अभी मोहसिन क्यानी साहब ने कहा कि 18वें ग्रेड का जो सेक्टर कमांडर है उससे क्यों स्टेटमेंट नहीं ले सकता, क्यों उसके प्रेशर पे वो गैर कानूनी काम कर रहा है। ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, सारे इंस्टीट्यूशंस क्लैप्स हो गए हुए हैं। खुदा ना करे अगर आज पाकिस्तान पे कोई ऐसे हालात आ जाते हैं तो लोग लाताल्लुक़ होकर बैठ जाएंगे, या जो लोग हैं वो अगर रिएक्ट करेंगे तो अपने लोगों के ख़िलाफ़ रिएक्ट करेंगे, जो बाहर से आया होगा उसके साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। बार बार मैं बता चुका हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि यूथ को आपने किसी तरह, आप ये समझते हैं कि आपको इमरान खान साहब को लॉन्च करने में, लोगों को फीड करने में गलती हुई है, तो वो 5 जर्नल जो ये ज़िम्मेदारी 5 साल 10 साल निभाते रहे और लोगों को ये बताते रहे कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन करप्ट्स हैं स्वाए इमरान खान साहब के, और वो जज जो उनको बाकी कहते रहे कि सब चोर हैं और वही सिर्फ सादिक और अमीन हैं, उनको लेके आएँ TV पर, उनको बिठाएं, उनसे कहें कि जी हमसे गलती हो गई थी, हम माफ़ी मांगते हैं, उनको सज़ाएं दें। उसके बाद पाकिस्तान की यूथ को आप कहें कि जी हमसे गलती हो गई, हमने प्लानिंग की। आपने 5th जनरेशन हाइब्रिड वार के नाम से जो वार शुरू की, उसके कमांडर जो हैं वो आप इमरान खान हैं। अब लोग उनको, आज तक आप उन पे केस क्या लेके आए हो? इद्दत में निकाह कर लिया, आप मामे होते हो किसी औरत की इद्दत का फ़ैसला करने वाले। आप उस पर केस लेके आए हो कि जी उसने अल कादर ट्रस्ट बना दिया है, उसमें उसने क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए, आप बताओ। आप कभी कहते हो सैफ़र है, कभी कहते हो सैफ़र नहीं है, और वो जिसको आज 12 करोड़ के सूबे का है इंचार्ज बनाया हुआ है फॉर्म 47 के तहत, वो कहती है, वो पब्लिक, उसकी ज़हनी सतह की हालत ये है कि वो कहती है कि इमरान खान ने मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया है, अब कोई मुल्क हमें सैफ़र नहीं लिखेगा। उसकी मेंटल लेवल लगा लें ये है कि उसको यही पता नहीं है कि सैफ़र जो है वो आपका सफ़ीर जो नॉन ऑफिस के नॉन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी जो कोई मीटिंग होती है उसको ड्राफ्ट बना के भेजता है, उसको सैफ़र कहता है। अच्छा ये बताएं कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं आपके,
उनका किस तरह से रहता है? क्योंकि इतना होता है कि ओ इससे तो कट जाओ, पता नहीं इनके तो इस वक्त हर तरह से इनके ऊपर लोग चढ़ दौड़े हैं, इनसे दूर हट जाओ। कोई इस तरह का वाक़या कभी नहीं, हुआ इसमें या आपको उल्टा कोई नहीं ऐसा नहीं है आया हो, हमारे किसी साथ। ने हैरान कर दिया हो कोई नहीं, बात नहीं? मैं काफ़ी, मेरे लिए शॉकिंग होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो अब लोग मुझे मेरी बेटी के नाम से जानते हैं, बल्कि वो हमें कह रहे होते हैं कि खुद अंकल जब सनम आएगी ना, उसे एक गिलास पानी हमें भी लेके पिलवा दीजिएगा ताकि हमें भी गैरत आ जाए। ये हालत है। इन्होंने जो नुकसान पहुँचाना था हमें ये पहुँचाया कि हमारा फैमिली घर था, उस पर इन्होंने रेड किया और मेरी माँ जो है उस रेड की वजह से कोमे में चली गई। 6 हफ्ते हम लोग उनकी बेहोशी की वजह से हॉस्पिटल्स में रहे। उसी पीरियड में मैं हाई कोर्ट में, मेरी जो वालदा हैं वो कोमे में चली गई। हमने 6 हफ्ते उनका ट्रीटमेंट हुआ। 6 हफ्ते हम हाई कोर्ट में अपने घरों को ताले लगा के भागे हुए थे। इन्होंने हमारे घरों में घुस के, सनम के घर में घुस के, इवन उसके बेडरूम और उनके जो लॉकर्स हैं वो तोड़ के मुझे शर्म से, मैंने बल्कि हाई कोर्ट में जब रिट की तो मैंने कहा कि जी पुलिस वालों की कम से कम इतनी तनख्वाह तो कर दें कि ये बेचारे मेरे घर से मेरे बच्चों के यूज़ कपड़े, मेरे भाइयों, मेरी वालदा के कपड़े, मेरे भाइयों के जूते, मेरे घर में जो वाईफाई लगा हुआ था उसका जो इंस्ट्रूमेंट थे वो उतार के ले गए, कैमरे उतार के ले गए। वो तो चलो जस्टिफाई हुए, कैमरे ये रिकॉर्ड नहीं चाहते थे कि ये साबित हों। इनसे ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो घर से यूज़ जूते और कपड़े उठाए हैं वो किस क्या इनको आप इतनी सैलरी नहीं देते कि ये बेचारे कर लें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें? ये तो डाकुओं से भी बुरा हाल कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के। उन डाकू तो फिर गन पॉइंट पे आते हैं, आप सारे इलाके को रोक के पुलिस वालों को भेजते हैं, वो आपके घर के ताले तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं और आपके घर में घुस जाते हैं और जो चीज़ पड़ी होती है उठा के ले जाते हैं। वो जब मैंने रिट की तो वो जो साहब थे, जो SHO थे, वो माफ़ी मांगने आ गए कि जी मेरे से गलती हो गई, मैं सारी चीज़ें वापस कर देता हूँ। मैंने कहा यार खुदा के बंदे, तुझे शर्म नहीं आई? तू बूट उठा के ले गया, तो कपड़े उठा के ले गया। ये जो 9 मई का वाक़या है ना जी, इसको इस कदर बुरे तरीके से सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिस को लोग आपके पास भी आते होंगे देख कर के अच्छा आपसे हौसला लेने के लिए कि जी आप इतने देर से हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब से लेकर और बहुत से लोग और साफ़ी हमारे दोस्त भी बताते हैं कि इसमें करोड़ों अरबों रुपया बनाया गया है। जी पैसे लेकर लोग छोड़े जा रहे हैं, पैसे लेकर इधर नाम डाले जा रहे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान में अपने अपने हिसाब से फवाद चौधरी इसकी स्टेटमेंट दी है। जी बिल्कुल, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। लाखों, किसी ने करोड़ों रुपया, यहाँ तक इतना रेट किया है। सर मेरे पड़ोसी हैं मामा पॉमिस्ट, जिनको मामा जी पॉमिस्ट कहते हैं, बहुत मशहूर हैं। उनके घर में पुलिस घुस गई। वो मेरे पास आए, आके 8-10 दिन के बाद आए। मैंने कहा क्या हुआ मामा जी? मेरी दोस्ती है उनसे कि यार मैं तो बड़ा तंग आ गया हूँ। मैं क्या हुआ है? कहते यार वो मेरे जो दामाद हैं ना, उनके, वो कहते हैं जी उनका जियो फोरेंसिक में नंबर आ गया, वो रोज़ मेरे घर में रात को आके घुस जाते हैं। वो एक को मैंने लाख रुपया दिया है, वो चला गया, 5 दिन के बाद दूसरा आ जाता है, कहता है अब तक मेरे से 8 लाख रुपया ले गए एक आदमी से जी। और वो सब का सब जो है, खा वो पुलिस ले रही है, वो ये नहीं कह रही कि हम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी उत्ते वाले का बड़ा दबाव है जी, उत्ते वाले साथ हर आदमी के साथ ये कर रहे हैं। बताइएगा कि कई खवातीन खास तौर पर, और तो बहुत से कारकुन जो है उनको छोड़ दिया गया है, खवातीन को भी, जिन पर इससे भी ज्यादा संगीन इल्जाम आते हैं। एक तो वो थे ना जो शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट गए, उसके बाद केसेस के दौरान भी कई लोग छूटे हैं, खवातीन भी हुए हैं। ये सनम जावेद के साथ ही ऐसा क्यों है? उसके साथ जहाँ तक ये है, उसके पीछे मैंने आपको बताया है कि जो वो बीबी फार्म 47 वाली हैं, उनकी वो जो नौकरानियाँ, जिनको वो नौकरानियाँ कहती हैं, उसकी और उनकी सोशल मीडिया पे कुछ चल रही थी और उन्होंने, बीबी ने उसको पर्सनलाइज़ किया हुआ इस मामले में। तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीबी समझती है कि सारी ज़िंदगी उसने इक़्तिदार में रहना है तो वो करती रहे, कल को इक़्तिदार में नहीं होगी, साथ तो देना पड़ता है हर आदमी को, किसी को यहाँ देना है, किसी को अल्लाह के पास जाके देना पड़ेगा। हमें वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब तक हम मियाँ वाली नहीं गए, हमें ये पता ही नहीं था कि सनम पे चार्ज क्या है। जब मियाँ वाली गए और उसको 179 के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया और 180 उसी थाने के 180 में शामिल कर लिया गया, तो हमने कहा कि भाई हमें दिखाओ तो सही आप कर क्या रहे हो। उन्होंने हमें 4 तस्वीरें दिखाई जो उन्होंने फेसबुक के किसी से ली हुई थी।
जिस पे सनम की तस्वीर थी, स्टेटमेंट किसी और की थी, मतलब वो अकाउंट किसी और का नाम लिखा किसी और की सनम की तस्वीर लगा के और नीचे तस्वीर सनम की लगा के जी ये सनम ने कहा है। और सनम ने देख लिया और उसको भी बेचारी को नहीं पता था। उसने कहा जी ये फ़ाइल तो मुझे दिखाएं। वो जज साहब कोई अच्छे आदमी थे, उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा जज साहब आप इसके नीचे पढ़ते हो, ये ना मेरा अकाउंट है, ना मैंने ये स्टेटमेंट दी है, ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है, ये पिछले 1 साल से मुझे ऐसे ही लेके फिर रहे हैं, बस उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। इवन मैंने आज से 2 महीने पहले रिटर्न दरख्वास्त दी हुई है ATC में कि मुझे सारे जो 9 केसेस लाहौर के हैं, काइंडली मुझे उनकी जिसमें आपने सनम को इन्वॉल्व किया है उसमें जिस आदमी की स्टेटमेंट पे उसको इन्वॉल्व किया उसकी स्टेटमेंट दे दें। दे हैव नो स्टेटमेंट, दे आर नॉट रेडी टू गिव मी अ स्टेटमेंट। अब इतने महीने हो गए हैं, आपको क्या लगता है पहले दिन से लेकर अब तक क्या फ़र्क पड़ा है? और आपको देखते हुए या वकला क्या बताते हैं कि कब तक रिहाई मुमकिन हो सकेगी? कितना देखिए अच्छा ये सब चल जाएगा? उसामा, वो रिहाई तो बात ही है, आप उस पे तो आप उस सूरत में श्योर होके कोई बात कर सकते हैं जब आप कानून, आपके साथ कानून के मुताबिक डील हो रहा हो। जब आप कर ही सब गैर कानूनी रहे हैं तो अब मैं उस पर तो मेरे तो वकील ये कहते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे वकला में शुमार होते हैं ATC में, नसीरुद्दीन खान नैयर और शकील पाशा, वो कहते हैं जावेद भाई हम करें क्या, कानून के मुताबिक तो ये 1 घंटा भी नहीं रख सकते, मगर ये कानून के मुताबिक कर क्या रहे हैं। अब जब आप कानून के मुताबिक कर ही कुछ नहीं रहे तो कोई ना कानून का उस्ताद इसका जवाब दे सकता है, ना मैं ये जवाब दे सकता हूँ। अगर वो ये समझ रहे हैं कि सनम उनकी कंडीशन पे रिहाई एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो नहीं करेगी। ये जो करना चाहते हैं कर, और हम इसको आखिरी हद तक जाएंगे और कानून के आखिरी लिमिट्स जो हैं वहाँ तक जाएंगे, और जब हमें मौका मिलेगा तो हम अपना हिसाब भी बराबर करेंगे। ये कोई गलतफहमी में ना रहे, मतलब वो कोई भी हो, हम भी एक बना के रख रहे हैं कि किस किस ने हमारे साथ किया। शायद PTI वाले छोड़ देंगे, मुझे मौका मिला मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर, आपने जवाब दिया।